भारत दुनिया में ऐसा देश है जहां बच्चों की आबादी सबसे ज्यादा है। इन 40 करोड़ बच्चों में से हर एक बच्चा देश के भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन इनमें से बहुतों के सामने बाधाएं मौजूद हैं। भारत के 4% बच्चों का स्कूल में दाखिला ही नहीं होता, 58% प्राइमरी शिक्षा पूरी नहीं करते और 90% पूरी स्कूली शिक्षा नहीं ले पाते। केवल 10% बच्चे ही कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुंच पाते हैं। सूचना के युग में ये आंकड़े बहुत निराश करने वाले हैं। क्या टेक्नोलॉजी के टूल्स भारत के बच्चों को अपने सपनों को सच करने की योग्यता दे पाएंगे? आइए पता लगाते हैं। आजादी के बाद से भारत धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ता गया है। 7 दशक बाद ये देश विकासशील और विकसित देश होने के बीच झूल रहा है। यदि भारत को अपनी बाधाओं को पार करना है, तो इसे लोगों को सशक्त बनाना होगा और सशक्त बनाने के सबसे बड़े माध्यमों में से एक है शिक्षा। लेकिन 100% साक्षरता और सबके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का सपना अभी दूर है। भारत के गांवों और दूर दराज इलाकों में विशेष तौर पर पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं और प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी है। लेकिन कुछ अच्छी खबरें भी आई हैं। पिछले 10 साल में स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चों की तादाद करीब 14% बढ़ी है। अब पहले से ज्यादा बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि शिक्षा से जुड़े कम संसाधनों के साथ इन्हें बढ़िया शिक्षा कैसे मिलेगी? इस सवाल का जवाब मिलेगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या ICT के जरिए। आज दुनिया में इंटरनेट सूचना का सबसे बड़ा जरिया है। वर्ल्ड वाइड वेब का सबसे दमदार गुण है एक्सेस, यानी पहुंच। एक बटन क्लिक करके हम अपने तमाम सवालों के जवाब कंप्यूटर्स के जरिए पा सकते हैं। इससे फिर सवाल पैदा होता है, क्या हमारे सबसे साधन विहीन बच्चे भी इसी ज्ञान तक पहुंच हासिल कर सकते हैं? ये कर्नाटक में मौजूद हरोहल्ली गांव का एक स्कूल है, लेकिन स्कूल शब्द सुनने पर दिमाग में उभरने वाली तस्वीर से ये मेल नहीं खाता। यहाँ क्लास में कोई टीचर नहीं है, बल्कि एक स्क्रीन है। बच्चे ब्लैक बोर्ड से सीखने के बजाय उन लेसन्स को देख रहे हैं जो 40 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर बैंगलोर शहर से उनकी क्लास में पहुँच रहे हैं। डिस्टेंस लर्निंग की दुनिया में आपका स्वागत है। जैसे कि नाम से जाहिर है, डिस्टेंस लर्निंग में टेक्नोलॉजी के जरिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को दूर दूर तक पहुंचाया जाता है। एक दौर था जब उन इलाकों तक लेसन पहुंचाने के लिए रेडियो और टेलीविजन जैसे माध्यम इस्तेमाल किए जाते थे, जहां स्कूल और अध्यापक नहीं होते थे। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। ये एक वर्चुअल क्लासरूम है। टीचर के लेसन को बैंगलोर के एक स्टूडियो में वीडियो कैमरे रिकॉर्ड करते हैं। एक टच पैड पर रियल टाइम नोट्स लिखे जाते हैं जो चौक और बोर्ड की जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। किताबों की जगह एनिमेशंस ने ले ली है। इन सब नई खोजों से बेहद मुश्किल और पेचीदा सबक भी आसान हो जाते हैं। अब विद्यार्थी चाहे कहीं भी हो। मैं क्लासरूम के बजाय टेलीविजन कार्यक्रमों के जरिए कहीं ज्यादा सीख पाता हूँ। क्लास में बोर्ड पर देखने के बजाय टीवी पर देखना बेहतर है। फ्लास्क के जरिए किए जाने वाला एक्सपेरिमेंट टीवी पर बहुत साफ नजर आता है। ये बच्चे अकेले नहीं हैं। ऐसे 2 लाख बच्चे और हैं जिन्हें बैंगलोर से भेजे जा रहे लेसन से फायदा हो रहा है। लेकिन ये होता कैसे है? इस सब के पीछे टेक्नोलॉजी का कौन सा चमत्कार मौजूद है? एक शब्द में कहें तो एड्यूसैट। 20 सितंबर 2004, श्रीहरिकोटा।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इसरो ने जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या GSLV को लॉन्च किया। GSLV के साथ करीब 2000 किलोग्राम वजन वाला एक सैटेलाइट भी था। GSLV जल्दी ही पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से आगे निकल गया और पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर दूर पहुंच गया। फिर इसने सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचा दिया। इस सैटेलाइट का नाम था एड्यूसैट और ये भारत की कक्षाओं में एक क्रांति लाने वाला था। एड्यूसैट का काम था बैंगलोर जैसे टीचिंग एंड कहलाने वाले स्टूडियोज से स्कूल और कॉलेज के लेसन्स को अपलिंक करना और उन्हें भारत के 20 राज्यों के क्लासरूम एंड्स यानी कक्षाओं तक पहुंचाना। यहाँ ये लेसन कंप्यूटरों, डिजिटल कैमरों, DVD प्लेयर और टच पैड जैसे चीजों के जरिए क्रिएट किए जाते हैं। लेसन्स को सैटेलाइट पर अपलोड करने के लिए टीचिंग एंड्स मोडेम्स, स्विचर्स और डिश एंटेना का इस्तेमाल करते हैं। एक अकेला अपलिंक्ड लेसन करीब 1000 विद्यार्थियों तक पहुंच सकता है। क्लासरूम एंड के पास लेसन प्राप्त करने के लिए डिश एंटेना, मोडेम्स, वेब कैमरे, माइक, साउंड सिस्टम्स और पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं। एड्यूसैट की वजह से विद्यार्थियों से काफी दूर बैठे अध्यापक भी चंद सेकंड में ही मल्टीमीडिया फाइल्स के तौर पर लेक्चर्स, नोट्स और तस्वीरें भी भेज सकते हैं। ये लेसन मल्टीमीडिया एनिमेशन की शक्ल में होते हैं और इनके जरिए बच्चों को सीखने में ज्यादा मजा आता है। हम बेहतरीन अध्यापक चुनते हैं, उन्हें एक जगह पर लाते हैं, लेसन बनवाते हैं, फिर ये अध्यापक एक लेसन बनाते हैं और इन अध्यापकों में से कोई एक सर्वश्रेष्ठ इसे स्टूडियो से डिलीवर कर देता है। इस तरह अध्यापक न केवल दूर बैठे विद्यार्थियों को पढ़ा पाते हैं, बल्कि विद्यार्थी भी सवाल पूछ पाते हैं और अपनी शंकाएं दूर कर पाते हैं। हम जब टीचर की बात सुनते हैं तो करीब 75% समझ पाते हैं। बाकी 25% लेसन हम एनिमेशन के जरिए समझ लेते हैं, यानी हम 100% बात समझ पाते हैं। डायग्राम बोर्ड पर बनाए जाते हैं, लेकिन इस तरह हम उन्हें रंगीन एनिमेटेड तस्वीरों और डायग्राम की तरह देख पाते हैं, जिससे बहुत मदद मिलती है। भारत में जिस तरह डिस्टेंस लर्निंग की जाती है, एड्यूसैट ने उस तरीके को बदल दिया है। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन से जुड़ी टेक्नोलॉजीज ने इस देश के बच्चों के लिए उम्मीद के एक नई किरण पैदा की है। आज ये देश के सबसे कम सुविधा संपन्न क्षेत्रों में भी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन तक पहुंच मुहैया करा रहा है। लेकिन उन बच्चों के बारे में क्या कहा जाए जो हायर स्टडीज या प्रोफेशनल शिक्षा पाना चाहते हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारत के बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक है। इसके मुंबई कैंपस के इन बड़े बड़े कमरों में भारत के कुछ सबसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। लाखों विद्यार्थी IIT में पढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन 10,000 से कम ही यहाँ पहुँच पाते हैं। यानी जो बच्चे देश के बेहतरीन प्रोफेसरों से नहीं पढ़ पाते, उन्हें ये विशेषाधिकार हासिल नहीं हो पाता है। लेकिन जैसा कि एक IIT प्रोफेसर को लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश में 37 करोड़ 10 लाख नागरिक ऐसे हैं जिनकी उम्र 14 साल से कम है। 10 करोड़ 60 लाख बच्चों की उम्र 6 साल से भी कम है। सामान्य स्कूलों और कॉलेजों के जरिए इन सभी लोगों तक पहुंच बनाना संभव नहीं है, तो इसके लिए आपको हर संभव तरीका अपनाना होगा और टेक्नोलॉजी ही वो अकेला तरीका है जिसके जरिए इतने बड़े स्तर पर इतनी अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दी जाती है। प्रोफेसर दीपक पाठक IIT मुंबई में डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में पढ़ाते हैं। वो सिर्फ क्लासरूम में ही नहीं, बल्कि रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में भी क्लास लेते रहते हैं। Welcome to the first week of the T10KT workshop on effective mentoring of online students in computer programming. I hope by now you are registered and you have a login ID for the course Moodle as well as a login ID for the IIT Bombay X platform.
प्रोफेसर इंटरनेट के जरिए चलने वाले एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के लिए भी अपना योगदान देते हैं। ये प्लेटफॉर्म किसी भी ऐसे विद्यार्थी को बेहतरीन शिक्षा मुहैया कराता है जिसकी पहुंच वर्ल्ड वाइड वेब तक है। इस प्लेटफॉर्म को प्रेरणा मिली है मूक यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज से। इस कॉन्सेप्ट को हार्वर्ड और MIT जैसी यूनिवर्सिटी बनाती है। ये कोर्स कुछ बेहतरीन प्रोफेसर्स ने डिजाइन किए थे और ये दुनिया के किसी भी हिस्से में हजारों विद्यार्थियों के लिए मुफ्त में उपलब्ध है। उन्हें बस चाहिए एक इंटरनेट कनेक्शन और एक लैपटॉप। भारतीय विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर पाठक मूक मॉडल को एक कदम और आगे ले गए। उनकी टीम ने एक ऐसा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है जो क्लासरूम की पढ़ाई का मेल कराता है ऑनलाइन कोर्सेज के साथ। and also we will be circulating the minutes of that meeting. इस कोर्स में वीडियो लेक्चर, ऑनलाइन डिस्कशंस और असाइनमेंट शामिल होते हैं, बिल्कुल मूक की तरह। Surveying, civil engineering. लेकिन यहाँ फर्क ये है कि विद्यार्थियों को ऑनलाइन लर्निंग भी हासिल होती है और क्लासरूम के सेशन भी। हम ब्लेंडेड मॉडल में अध्यापकों को नियमित क्लासेस लेने के लिए कहते हैं। फर्क ये होता है कि लेक्चर डिलीवर करने में वक्त बर्बाद करने की बजाय प्रॉब्लम के हल पर विचार विमर्श होता है और डिस्कशन सेशन वगैरह होते हैं। इस तरह के ऑनलाइन शैक्षिक प्लेटफॉर्म्स के जरिए ज्ञान को और बढ़ाने की असंख्य भावनाएं उपलब्ध होने लगती हैं। विकास से जुड़े भारत के सबसे बड़े उद्देश्यों में से एक है सभी विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार मुहैया कराना, न सिर्फ स्कूलों में बल्कि शिक्षा के उच्च संस्थानों में भी। और पिछले दशक में इसी क्षेत्र में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या ICT ने काफी प्रगति की है। इस नए मिलेनियम के शुरू होने के वक्त ICT में एक शब्द की बड़ी अहमियत थी, कनेक्टिविटी या यूं कहें इंटरनेट कनेक्टिविटी। साइबर स्पेस की वर्चुअल दुनिया के जरिए जितने ज्यादा विद्यार्थी जुड़ते गए, उन्हें भारत और दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज और अध्यापकों के जरिए उतने ही ज्यादा शिक्षा से जुड़े रिसोर्स हासिल होते गए। अब बहुत से प्रोफेशनल और रिसर्च फील्ड्स में इंस्ट्रक्शनल वीडियोस और लेक्चर्स उपलब्ध थे। इसके लिए भारत को एक ऐसा ताकतवर इंटरनेट नेटवर्क चाहिए था जिसकी न सिर्फ रफ्तार तेज हो बल्कि जिस पर भारी फाइल्स भी आ जा सकें, जैसे कि YouTube के जरिए हासिल हो पाती हैं। अगर आप आज की दुनिया पर नजर डालें तो उसमें सिर्फ फिल्में या कई तरह का मनोरंजन ही शामिल नहीं है, बल्कि इसमें सेहत के साथ साथ इंजीनियरिंग से जुड़े विषयों की भी ढेर सी जानकारियां हैं। YouTube पर क्लिक करिए तो आपको शानदार हाई डेफिनेशन पिक्चर मिल सकती है और सिर्फ 5 मिनट की ऐसी फिल्म में ही आप किसी चीज को इस्तेमाल करने के तौर तरीके समझ जाएंगे। इससे भी अहम बात यह है कि मेडिकल कॉलेजेस में YouTube का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत से रियल टाइम ऑपरेशन चल रहे होते हैं जो हाई डेफिनेशन, हाई रेजोल्यूशन में उपलब्ध होते हैं। अगर आपका नेटवर्क छोटा होता है तो आप इस तरह की किसी वीडियो फाइल को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपकी बैंडविड्थ बड़ी हो तो आप इसे फौरन देख सकते हैं। 2009 में भारत में नेशनल नॉलेज नेटवर्क या NKN की शुरुआत हुई ताकि हाई स्पीड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा सके। NKN एक ऐसा बेहद उन्नत फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क है जो ढेर से ऑनलाइन डेटा को हैंडल करने के लिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी और एक अल्ट्रा हाई बैंडविड्थ उपलब्ध कराता है। इसमें टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो शामिल होते हैं। नेशनल नॉलेज नेटवर्क को गवर्नेंस, उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक बिरादरी की मांगों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। आज हमारे पास एक ऐसा नेशनल नॉलेज नेटवर्क है जिसकी क्षमता कई गीगाबिट की है। ये पूरे भारत में उपलब्ध है। ये हर राज्य के तमाम जिलों में है। बस इसकी पहुंच अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे द्वीपों तक नहीं है। हम कोई ऐसा तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें भी जोड़ा जा सके। लेकिन अगर टेरेस्ट्रियल नेटवर्क की बात की जाए तो सब इलाके आपस में जुड़े हुए हैं और वो भी एक बहुत बड़े नेटवर्क के साथ।
आज NKN के साथ 1400 से ज्यादा शैक्षिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित संस्थान जुड़े हैं और इनकी संख्या बढ़नी ही है। एक कॉमन नेटवर्क फ्रेमवर्क मौजूद है और इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल सभी समुदाय कर सकते हैं और ये प्रमुख समुदाय हैं। इसका लाभ उठाने वालों में बहुत से संस्थान हैं, जैसे कि सारे IIT, NIIT, तमाम IIM, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज, कृषि यूनिवर्सिटीज, यानी इसके साथ हर तरह के लोग जुड़े हैं। यानी विज्ञान की कामयाबी के लिए जो गठजोड़ जरूरी होता है वो आज मुमकिन है। तो आखिर NKN की कनेक्टिविटी की रीढ़ कितनी मजबूत है? आइए इंटरनेट के एक आम घरेलू यूजर के साथ इसकी तुलना करें, जिसे प्रति सेकंड सिर्फ करीब 40 मेगाबिट्स या करीब 0.005 गीगाबिट्स मिलते हैं। NKN के यहाँ 10 Gbps या गीगाबिट्स प्रति सेकंड के मल्टीपल्स में स्पीड उपलब्ध होती है। इसका मतलब है कि पूरे भारत के संस्थानों में विद्यार्थियों को कम से कम 1 Gbps की स्पीड तो मिलती ही है। देखिए, आज कनेक्टिविटी को तो एक सामान्य सी बात माना जाता है, तो इसके नतीजे में अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या IIT में किसी प्रोफेसर से बात करते हैं तो वो जानते हैं कि कनेक्टिविटी मौजूद है और कनेक्टिविटी स्केलेबल है। मिसाल के लिए हमने IIT खड़गपुर या किसी दूसरी IIT के लिए शुरुआत 1 गीगाबिट से की थी और आज उन सब की कैपेसिटी 1.5 से भी ज्यादा हो चुकी है। उनमें से एक तो 2.5 को भी क्रॉस कर चुकी है। हम इसे बढ़ाकर 10 गीगाबिट्स तक करने की कोशिश कर रहे हैं। NKN के पास इतनी जबरदस्त स्पीड और बैंडविड्थ मौजूद हैं जो बहुत ज्यादा डेटा हैंडल कर सकती है। इसके अलावा NKN अपने सभी संस्थानों को इनसे भी जोड़ता है। एड्यूसैट, जिनीवा में CERN में मौजूद ग्लोबल नॉलेज नेटवर्क्स, वर्चुअल लैब्स जहां भारतीय विद्यार्थी पूरी दुनिया में मौजूद मशीनों तक पहुंच बना सकते हैं और उन्हें दूर से ही ऑपरेट कर सकते हैं, डिजिटल लाइब्रेरीज जैसे स्पेशल ऑनलाइन सेवाएं और एक हाई स्पीड सीमलेस नेटवर्क के जरिए वर्ल्ड वाइड वेब के साथ NKN का संबंध। पूरे भारत में NKN के ऐसे कंट्रोल सेंटर हैं जो 24 घंटे 7 दिन काम करते हैं। एक कंट्रोल सेंटर नेटवर्क की निगरानी करते हुए ये सुनिश्चित करता है कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। कंट्रोल सेंटर किसी गड़बड़ी पर भी नजर रखता है और स्क्रीन पर इसके नजर आते ही इसका इलाज कर देता है। आज के दौर में इस तरह की टास्क फोर्स होना बहुत जरूरी है, जब साइबर सिक्योरिटी की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। अब 30 या 20 साल पहले वाला माहौल नहीं है, जब एक छोटा सा वायरस पहले अमेरिका में पनपता था और फिर भारत तक पहुंचने में उसे 24 से 30 घंटे लग जाते थे। ये बात तो 25 साल पहले की है। आज तो अगर वहाँ कुछ भी होता है तो कुछ ही सेकंडों में यहाँ भी हो जाता है। यानी नेटवर्क पर इसका असर बहुत तेजी से होता है, क्योंकि सभी आपस में बखूबी से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें इस चीज पर बहुत चौकन्ने रहकर नजर रखनी होती है और यही वजह है कि हमने ये कंट्रोल सेंटर बनाया। हमारे पास एक SOC है ताकि हम किसी भी तरह की असामान्यता पर लगातार नजर रख सकें और यूजर्स की कॉल आती है तो उनकी समस्याएं सुलझाने में उनकी मदद कर सकें। नतीजा ये निकला कि आज भारतीय विद्यार्थी विज्ञान से जुड़ी गंभीर शोध में सुरक्षित ढंग से हिस्सा ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब और रांची के विद्यार्थी LHC में पार्टिकल फिजिक्स से जुड़ी बेहद उन्नत शोध में अपना योगदान दे सकते हैं। मटेरियल साइंटिस्ट पूरी दुनिया की लैब्स में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और वो भी भारत में बैठे बैठे। रिसर्चर आज चंद्रयान की खोज के नतीजे डीकोड करने के लिए आपस में जुड़ सकते हैं। साथ ही IIT के अलग अलग कैंपसेस में बैठे उभरते इंजीनियर पेचीदा कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। NKN की अनोखी सोच की वजह से ही 2 मेगाबिट्स पर सेकेंड से ज्यादा या 10 मेगाबिट्स की स्पीड हासिल की जा सकी है और सरकार के लिए इस खर्च को उठाना काफी सस्ता पड़ेगा। NKN पूरी दुनिया के सबसे बड़े रिसर्च संस्थानों में से एक है। हम किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज को किस नजर से देखते हैं, ICT ने उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया है। लेकिन शिक्षा तभी वाकई सशक्त बना सकती है जब ये सिर्फ पहुंच तक ही सीमित ना हो। इसे उच्च गुणवत्ता वाली भी होना चाहिए।
तो इस तरह के क्लासरूम भारत के भविष्य को दर्शाते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये बच्चे कल के नागरिक होंगे, बल्कि इसलिए भी कि भविष्य में उनके हाथ में शिक्षा से जुड़े ये औजार होंगे। ये टैबलेट डिवाइसेस टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी वाले हैं। इन्हें इस्तेमाल करना इतना आसान है कि छोटे बच्चे या कंप्यूटर से अपरिचित लोग भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा प्रेशर देने भर से हम कोई भी सूचना पा सकते हैं। ज्यादातर टच स्क्रीन्स की ऊपरी परत लचीली होती है, जो बिजली की एक बढ़िया कंडक्टर होती है। इसके ठीक नीचे स्पेसर की भूमिका निभाने वाली एक इंसुलेटिंग परत होती है। इसके बाद कंडक्टिंग ग्लास की भी एक परत होती है। जब हम स्क्रीन दबाते हैं तो दो कंडक्टिंग परतें आपस में जुड़कर एक सर्किट पूरा करती हैं, जो कंप्यूटर को इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस भेजता है। ये सरल सा आइडिया ही इंटरैक्टिव टीचिंग लेसन्स का आधार है। हमें नई चीजें सीखनी होती हैं, तो इसके लिए टेक्नोलॉजीज चाहिए। मिस हमें बोर्ड पर पढ़ाती हैं, लेकिन टैब्स हमें काफी मजेदार लगते हैं। हम जानते हैं इन्हें कैसे चलाया जाए। हम इनसे सीखते हैं। ये टीचर के लेसन से अलग तरह के होते हैं। 60 या 40 बच्चों की क्लास में टीचर हर बच्चे के लेवल को नहीं जानता है। टेक्नोलॉजी इस डेटा को इकट्ठा करने की भूमिका निभा रही है। तो जब हर बच्चा एक टेक्नोलॉजी स्टेशन जाता है, वहाँ टेस्ट देता है या कोई वीडियो देखता है, तो कुछ न कुछ आंकड़े ऐसे मिलते हैं जो बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ सीखा और क्या उन्होंने जो सीखा वो अलग तरह से सीखा। टेक्नोलॉजी टूल्स सिर्फ बच्चों की मदद ही नहीं कर रहे हैं, वो तो टीचर ट्रेनिंग को भी बेहतर बना रहे हैं। अगर शिक्षा की बात करें तो क्लासरूम या टीचर का कोई विकल्प नहीं हो सकता, लेकिन पारंपरिक तरीके धीरे धीरे बदल रहे हैं। आईसीटी जब सबसे उत्तम टीचिंग एड बन जाएगा, तो भारत अपनी अगली पीढ़ी को सबसे महत्वपूर्ण टूल के जरिए सशक्त बनाने की उम्मीद कर सकेगा। ये है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।